हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं वर्किंग विद फंक्शंस पूरा का पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूं। ये जो टॉपिक्स है ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जो बुक में दिए गए हैं सुमिता अरोड़ा बुक के अकॉर्डिंग। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, ये प्रेजेंटेशन बना है। तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं फंक्शंस को लेकर, वो सारी क्वेरीज इसी वीडियो में दूर हो जाएंगी। और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, काफी अच्छा प्रेजेंटेशन बना है, आप बस इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं कौन कौन से हैं, जैसे फंक्शंस और उसके बाद फंक्शन टाइप्स, फंक्शंस को किस तरीके से क्रिएट करना है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है, वर्ड एंड नॉन वर्ड फंक्शन, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर, पैरामीटर पास करने के तरीके, आर्ग्यूमेंट्स पास करने के तरीके, जैसे पोजिशनल, कीवर्ड और डिफॉल्ट, वैल्यूज रिटर्न आती है फंक्शन से, वो किस किस तरीके की होती है, वेरिएबल्स का स्कोप और एलईजीबी रूल क्या होता है, और कोई भी वेरिएबल है उसका स्कोप कैसे रिजॉल्व करते हैं। और ये भी केसेस भी देखेंगे कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स को जब हम पास करते हैं फंक्शन में तो क्या चेंजेस हो जाते हैं। ओके, तो ये सारे टॉपिक्स जो बुक में दिए गए हैं वो सारे कवर करने वाला हूं इसी वीडियो में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों बनाते हैं, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ज्यादा बड़ा प्रोग्राम ना बने, ठीक है, लार्ज प्रोग्रामिंग को अवॉइड करने के लिए कि प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है जिन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। तो फंक्शन क्या करता है, प्रोग्राम हैंडलिंग को ईजी बनाता है। और हम क्या कर सकते हैं, कुछ तो बाय डिफॉल्ट कुछ फंक्शन दिए गए हैं, जैसे आपका हो गया प्रिंट हो गया, इंट हो गया, इनपुट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, खुद के भी फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो फंक्शन के टाइप्स देख लेते हैं। पहला होता है बिल्ट इन टाइप्स, जो कि क्या प्री डिफाइन किया गया है पाइथन में ही, जैसे प्रिंट हो गया, इंट, इनपुट, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं। उसके बाद आते हैं फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। जैसे अगर आप प्रीवियस वीडियोस आपने देखी है तो मैंने एक मैथ इंपोर्ट मैथ वाली वीडियो कराई थी। ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ रहा था, स्क्वायर रूट अगर कैलकुलेट करना है तो मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ रही थी हमें। ठीक है, तो इसी तरीके से यूज हो पा रहा था स्क्वायर रूट फंक्शन। तो ये वो फंक्शन है जो मॉड्यूल में डिफाइन किए गए हैं। अगर मैं इंपोर्ट मैथ ना करूं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट जो फंक्शन है SQRT, इसे मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद आता है यूजर डिफाइंड, जो हम खुद बनाते हैं। ठीक है, जो हम खुद बना सकते हैं। कोई काम हमें मान लो रिपीट नहीं करना बार बार, तो हम क्या करेंगे, उसका कोड जो है वो फंक्शन में लिख देंगे। और वो कोड क्या करेगा, जब फंक्शन कॉल हम करेंगे तो वो कोड अपना काम करेगा जितनी बार भी हम फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे 10 बार प्रिंट करते हैं तो वो 10 बार आउटपुट देता है, ऐसी 10 बार मैं सम को कॉल करूंगा तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो क्या करेगा, अपना काम करेगा, जो भी काम मैंने इसको दिया होगा। तो कोई भी नाम दे सकते हैं हम, बस कीवर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। और नंबर से नेम स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम आइडेंटिफायर की नेमिंग करते हैं वही रूल्स है। ठीक है, तो सिंपल देखो, एक पहले सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं। ये देखो, तो ये एक प्रोग्राम क्या है, मेरे को क्या है, दो वेरिएबल्स लिए हैं, उसको प्लस करा के उसे मैंने क्या कराया है, थर्ड वेरिएबल में लिया है और आउटपुट में कराया है। अब देखो ये इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है, ये छोटा इजी, बहुत इजी प्रोग्राम है। अब इसी को फंक्शन से करना है। अब फंक्शन से करने पे आपको हो गया तो लेंथी हो गया, नहीं, ये अगर यही चीज मेरे को बार बार करनी होती, प्लस करनी होती बार बार, तो ये बहुत लेंथी हो जाता बिना फंक्शन के। लेकिन फंक्शन से करने पर बहुत इजी हो जाएगा। देखो कैसे। अब जैसे डेफ, मेरे को क्या करना है, कोई फंक्शन में डिफाइन कर रहा हूं तो मेरे को डेफ नाम से स्टार्ट करना है, सम, और यहां पे देने पैरामीटर्स। ठीक है, ये अब आप समझ जाओगे, बस आप सुनते जाओ, इजीली समझ जाओगे क्योंकि सारी चीजें कवर होंगी। ठीक है, अब सी में क्या कराया मैंने, ए और बी जो यहां पर जो वैल्यूज आएंगी वो प्लस करा रहा हूं, और प्रिंट क्या करा रहा हूं, सी को प्रिंट करा रहा हूं। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, दो वैल्यूज को प्लस कर रहा है, तीसरे वेरिएबल में डाल रहा है और तीसरे वेरिएबल को प्रिंट कर रहा है। ये समझ में आ गया फंक्शन क्या कर रहा है। अब देखो मेन प्रोग्राम यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्स वाई, यहां से x के पास 10 है, y के पास 20 है, और ये क्या हो रही है, ये है फंक्शन कॉल। ठीक है, सम और वैल्यूज मैंने पास करी हैं इसके अंदर। जैसे याद करो, लिस्ट के फंक्शन, डिक्शनरी के फंक्शन हम वैल्यूज देते थे ना उसमें, तो वो वैल्यूज कुछ ना कुछ रिटर्न करता था, कुछ ना कुछ काम करता था वो फंक्शन। तो ऐसे ही इसमें वैल्यूज देनी है, जितनी भी हम चाहें उतनी दे सकते हैं। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखना, जितने यहाँ कॉल में फंक्शन कॉल में जितनी वैल्यूज है उतनी ही वैल्यूज यहां पर जब हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं उतनी ही यहां पर रिसीव होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहां पर भी 2 होनी चाहिए, यहाँ पे 3 है तो यहां पर भी 3, नहीं तो पूरा प्रोग्राम क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो x के पास 10 है, मेन प्रोग्राम यहां से स्टार्ट है। प्रोग्रामिंग जो स्टार्ट होगी, जो इंटरप्रेटर है जो रीड करेगा वो यहां से रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, इसके पास जब जाएगा, जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, तो तीसरी वाली लाइन में आके कॉल हो रहा है। ठीक है,
तो सम वाई, अब फंक्शन क्या करेगा, पहले इधर आएगा, सॉरी प्रोग्राम क्या करेगा, पहले इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो यहाँ पे उसने देखा फंक्शन कॉल हो रही है, उसके बाद सीधे यहाँ पर आएगा। यहाँ पे क्या करा, ए को मिल गया x, बी को मिल गया y, मतलब ए को मिल गया 10, बी को मिल गया 20। यहाँ पर आया 10 + 20, सी के पास आ गया 30, प्रिंट सी करवा दिया। तो इस फंक्शन का काम क्या था, सम कर रहा था और प्रिंट कर रहा था, तो इसका भी आउटपुट 30 आएगा। अब इसको ऐसा भी कर सकते हैं, आप 2 बार सम कराना है, ठीक है। अब मान लो 2 बार सम कराना है, तो मेरे को क्या करना पड़ता, फिर से x + y लिखना पड़ता ना, तो एक और वेरिएबल लेना पड़ता। तो जबकि मैंने क्या करा, सम फंक्शन लिख दिया और जो भी वैल्यू है वो मैंने पास करा दी। तो अब क्या होगा, दूसरी बार फंक्शन कॉल होगा। तो ये पूरी जो 3 लाइन है वो 2 बार काम कर रही है, पहली बार यहां पे इसके कॉल करने पर, दूसरी बार यहां पे इसके कॉल करने पर। तो अब जब ये वाला जो कॉल होगा, यहां पे ए को मिल जाएगा 20, बी को 20 मिल जाएगा। अब क्या करेगा, सी के पास 40 हो जाएगा, प्रिंट सी कर देगा। तो अब मान लो मैं ये सारी लाइंस लिख के रन कराता हूं, तो आउटपुट क्या आएगा, पहले तो इसका आउटपुट आएगा 30, फिर इसका आउटपुट आएगा 40, क्योंकि इसका कॉल यहां पे अगर प्रोग्राम आएगा तो यहां पे आएगा ना, वापस जंप कर जाएगा प्रोग्राम। तो ये क्या करेगा, सम करा देगा, यहां पे भी जो भी वैल्यूज होंगी उनको प्रिंट कर देगा। फिर ये होगा तो ये यहां पे जंप करा देगा, सम करा देगा, प्रिंट करा देगा। तो 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है ना। समझ में आ गया, कितनी बार भी हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज के साथ। लेकिन अगर फंक्शन यूज नहीं करते तो उतनी बार मुझे अलग अलग वेरिएबल्स लेने पड़ते, उतनी बार मुझे अलग अलग प्लस कराने पड़ते वेरिएबल्स, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या हो जाता, कॉम्प्लेक्स हो जाता प्रोग्राम। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉर्मल फंक्शन, ठीक है, मतलब एक टाइप हो गया। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा तरीका है ये, इसमें अब देखो ये वाला जो फंक्शन है पहला वाला, ये क्या कर रहा है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा है। जो दिख रहा होगा आपको लिस्ट और ट्यूपल के जो फंक्शन सीखे थे, उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे होते थे जो वैल्यू रिटर्न कराते थे, तो हम दूसरे वेरिएबल में वैल्यू रिसीव करते थे, फिर जिस वेरिएबल में वैल्यू रिसीव हुई है उसको प्रिंट कराते थे। जबकि यहां पे क्या हो रहा है, जो वैल्यू रिसीव, जैसे यहां पे कोई भी वैल्यू रिसीव नहीं हो रही। अब आते हैं यहां पर, ये क्या करेगा, जो भी वैल्यू कंप्यूट कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस जो भी कुछ भी कर रहा है, उससे वो क्या करेगा, वापस जो फंक्शन कॉल हो रही है वहां पर रिटर्न करा देगा। अब समझ लो, देखो x की वैल्यू है 10, y की 20, z एक वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने क्या करा है, फंक्शन कॉल करी है, और इस फंक्शन का जो भी काम होगा वो कर लेगा, और जो भी वैल्यू रिटर्न आएगी वो z में आ जाएगी। अब देखो प्रोग्राम पहले इस वाली लाइन में आया, फिर इसमें आया, फिर इधर आया, यहाँ पे देखा फंक्शन कॉल हुई है तो यहाँ से जंप कर गया इधर। यहाँ पे उसने देखा a को मिल गया x, b को मिल गया y, a को मिल गया 10 और b को मिल गया 20। समझ में आ गया। तो 10 + 20 c के पास आ गया क्या है, 30। अब क्या करेगा, c को वो रिटर्न करा देगा। अब मैं c जो है ये का यही प्रिंट नहीं करा रहा, मैं रिटर्न करा रहा हूं। तो जो c जो है ये इधर, ये हो जाएगा इधर। समझ गए, जो भी वैल्यू रिटर्न कराएगा वो इधर आ जाएगी। अब z के पास क्या आ जाएगा, 30, प्रिंट z करा दिया। अब इसका भी आउटपुट क्या आ रहा है, 30। तो 4 चीजें हैं, फंक्शन डेफिनेशन जो डिफाइन करना है फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट्स जो कि मैं फंक्शन कॉल में दे रहा हूं, ठीक है, पैरामीटर जो यहां पर रिसीव हो रही हैं वैल्यूज, फंक्शन कॉल जो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन का नाम लिखा है, और आर्ग्यूमेंट्स लिखे हैं। ये चारों चीजें ना याद कर लेना ढंग से, बार बार यूज होंगी, ठीक है। अगर ये चारों में से कोई भी नाम अगर आप भूल गए हो तो कंफ्यूजन हो जाएगी प्रोग्राम को समझने में, ठीक है। अब देखते हैं फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होता है। अब जैसे प्रोग्राम है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन में समझा चुका हूं। देखो डेफ फंक्शन ये बनाया मैंने, सम नाम का 2 पैरामीटर लिए, उन पैरामीटर्स को प्लस कराया, सी में प्रिंट करा दिया। ये प्रिंट करा रहा है, ये क्या है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहा, वहीं के वही प्रिंट करा रहा है। अब देखो यहाँ पे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या चलेगा, मैं 6 लाइन उनको नंबरिंग कर दिया ताकि समझने में ईजी हो। अब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा, पहले प्रोग्राम आएगा 4th वाली लाइन पे, उसे पता चल जाएगा x की वैल्यू है 10, फिर आएगा 5th वाली लाइन पे y की वैल्यू है 20, फिर आएगा 6th वाली लाइन पे, उसने देखा हाँ भाई फंक्शन कॉल हुई है, 2 आर्ग्यूमेंट्स गए हैं x और y, ठीक है। अब वापस प्रोग्राम कहां जंप कर जाएगा, 1 वाली लाइन पर, 6 से सीधा 1 पर पहुंच जाएगा प्रोग्राम, ठीक है, जंप कर जाएगा इंटरप्रेटर। अब 1 पर उसने देखा हाँ भाई एक फंक्शन है डिफाइन किया गया है, और यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पैरामीटर्स हैं जिसको x और y आर्ग्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं। अब उसके बाद 2nd वाली लाइन पे आएगा c कैलकुलेट हो जाएगा, 3rd वाली लाइन पे आएगा c प्रिंट हो जाएगा। तो ये था उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे ही आप कोई और प्रोग्राम लीजिएगा, उसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चेक करिएगा, ओके। अब ये दूसरा देखते हैं, ये क्या कर रहा है, वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अब ये प्रोग्राम क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब इसमें मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी इसकी नंबरिंग दे देती है और फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पहले प्रोग्राम आएगा 4th वाली लाइन पे,
जिसमें मैं यूजर से क्या करा लूंगा, प्रिंसिपल इनपुट करा लूंगा। फिर आएगा 5th वाली लाइन पे जिसमें क्या करूंगा, रेट इनपुट करा लूंगा। 6th वाली लाइन पे आएगा जिसमें टाइम इनपुट करा लूंगा। उसके बाद 7 वाली लाइन पे आएगा जिसमें मैंने क्या करा है, CI नाम दिया है, मतलब कैलकुलेटेड इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है। अब इंटरेस्ट फंक्शन थोड़ा समझ लो, जो फंक्शन कॉल हुई है यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स दिए मैंने, दिख रहा होगा आपको। तो इंटरेस्ट फंक्शन पर प्रोग्राम होगा। इंटरेस्ट फंक्शन में क्या है, 3 पैरामीटर हैं, ABC मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यही तो रिसीव होंगे। देखो PRT यही तो रिसीव होंगे यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, PRT वही जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो मैंने पुट कर दिया, आई में वैल्यू मैंने कैलकुलेट करवा दी और आई को रिटर्न करवा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, आई के पास आ जाएगा और CI में आ जाएगा। CI प्रिंट करवा दिया, तो पहले 4 पे आया, 5 पे आया, फिर 6 पे आया, फिर 7 पे गया प्रोग्राम। 7 पे गया, उसने देखा फंक्शन कॉल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन कॉल के बाद डायरेक्ट 1 पे गया, 1 पे जाने के बाद 2 पे गया, कैलकुलेट करेगा वो, 2 के बाद 3 पे आया। उसने देखा रिटर्न कर रहा वैल्यूज, तो 3 से रिटर्न कहां पे जाएगी, 7 इधर जाएगी, जो ये जो लिखा हुआ है ना फंक्शन कॉल इंटरेस्ट, और ये PRT इधर हो जाएगी आई की वैल्यू, ठीक है। तो 7 पे आया, CI में आ गया, वापस 8 पे आ जाएगा, CI प्रिंट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया किस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन मतलब लाइन बाय लाइन किस तरीके से चलता है, ठीक है। तो अब एक चीज देख लो, वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन। ऐसे फंक्शंस जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते कॉलिंग फंक्शन को, वो कहलाते हैं वॉइड फंक्शन। और ऐसे फंक्शन जो कॉलिंग फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करते हैं वो कहलाते हैं नॉन वॉइड फंक्शन। तो समझ में आ गया वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। तो वॉइड और नॉन वॉइड फंक्शन देखो, अब ये एक प्रोग्राम है, इसमें क्या करा है कि एक फंक्शन लिखा हुआ है, सम करा रहा है, वो सी को प्रिंट कराया, लेकिन अब ये वॉइड फंक्शन है। तो वॉइड फंक्शन है तो ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैंने रिटर्न लिख दिया है। अब देखो क्या हो रहा है, मैंने रिटर्न लिखा है तो मैं यहां पे z में वैल्यू क्या कर रहा हूं, सम मतलब फंक्शन कॉल के आगे मैंने लिख दिया है, लेकिन रिटर्न मैंने कुछ भी नहीं कराया। दिख रहा होगा रिटर्न के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहां पे क्या होगा, अगर हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं लेकिन फिर भी रिटर्न लिखा हुआ है और वैल्यू रिसीव भी कर रहा हूं मैं एक और वेरिएबल लगाकर फंक्शन कॉल के आगे, तो क्या होगा, वो नन वैल्यू रिसीव करेगा, कैपिटल NONE, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है तो मतलब कोई वॉइड फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैंने रिटर्न लिखा हुआ है और मैं रिसीव भी कर रहा हूं फंक्शन कॉल के आगे एक और वेरिएबल रखकर और उस वेरिएबल को प्रिंट करा रहा हूं, तो वो नन वैल्यू रिसीव करेगा। तो आउटपुट क्या आ जाएगा इस प्रोग्राम का, पहले तो 30 प्रिंट कर देगा, 30 तो इसका भाई फंक्शन कॉल होगी तो इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, 30 प्रिंट कर देगा। फिर इधर भी तो आएगा, तो उसने इधर वैल्यू ट्रांसफर कर दिया, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन रिटर्न कर दिया ना फंक्शन कॉल पर। अब रिटर्न तो कुछ किया नहीं है, तो नन ही रिटर्न आया है, तो यहां पे आया, फिर वापस इधर आ गया। भाई z में नन वैल्यू रिसीव हुई है ना, तो प्रिंट z हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। वॉइड फंक्शन में रिटर्न भी यूज कर सकते हैं, बट वह नन वैल्यू रिसीव करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नॉन वॉइड फंक्शन। अब नॉन वॉइड फंक्शन में एक चीज ध्यान रखना, आप कैसी भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हो और कितनी भी वैल्यू रिटर्न करा सकते हो। अब ये फंक्शन क्या है, एक मैं वैल्यू यूजर से ले रहा हूं और यूजर से लेने के बाद मैं चाहता हूं उसका स्क्वायर और उसी नंबर का जो क्यूब है वो कैलकुलेट हो जाए। तो अब देखो यहां पे क्या होगा, यूजर से नंबर ले लिया, अब दो वैल्यूज रिटर्न करा रहा हूं ना, तो 2 वेरिएबल्स में वैल्यू रिसीव करनी पड़ेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। दो वैल्यूज रिटर्न करा रहा हूं, एक तो a का स्क्वायर फिर a का क्यूब, ये तो आता होगा आपको, प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी, ठीक है। तो 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा तो 2 वैल्यूज में रिसीव होंगी, एक वैल्यूज करूंगा तो क्या होगा, वो एक ट्यूपल बन जाएगी, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करेंगे, प्रिंट करा लूंगा मैं s और c को, ठीक है। तो s में क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा a का स्क्वायर और c में क्या आ जाएगा, a का क्यूब। मान लो यूजर ने इनपुट क्या कर दिया, 3 इनपुट कर दिया, तो प्रोग्राम इधर आया, sc मतलब क्या है, स्क्वायर और क्यूब नाम से फंक्शन बना दिया sc नाम से, n मतलब 3 गया है, वैल्यू इधर गई, जंप हो गया प्रोग्राम, a की जगह 3 आया है, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब प्रिंट वो कैलकुलेट हो जाएगा, रिटर्न कर देगा इधर, s में क्या आ जाएगा 9, c में आ जाएगा 27, प्रिंट करा लिया, देखो 9 और 27। अब ये एक ही प्रिंट फंक्शन में करा है तो आउटपुट एक ऊपर नीचे नहीं आएगा, क्या आएगा 9 उसके बाद गैप उसके बाद 27, ऐसा आउटपुट आएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो भी वैल्यू आप रिटर्न करा रहे हो वो क्या हो सकता है, आप डायरेक्ट कोई
एक्सप्रेशन भी दे सकते हो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई सिंपल एक वेरिएबल भी दे सकते हो, और चाहो तो डायरेक्ट कोई एक वैल्यू भी रिटर्न करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता रिटर्न ए का स्क्वायर ए का क्यूब कॉमा लगा के 5, तो 3 वैल्यूज रिटर्न करा रहा हूं ना, तो यहाँ पे 3 में रिसीव कर लेता। मान लो डी नाम के वेरिएबल में मैं रिसीव करता कॉमा सी के बाद कॉमा डी लगाकर, और यहाँ पे डी प्रिंट कराता तो डी की वैल्यू 5 प्रिंट हो जाती। समझ में आ गया ना? तो जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं वो लिटरल भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और एक्सप्रेशन भी हो सकती है। ये ध्यान रखना, साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, और पढ़ते रहना ताकि कोई भी चीज आप भूलो नहीं। आगे बढ़ते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर देखते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं बता चुका हूं, फंक्शन कॉल में जो हम वैल्यू देते हैं वो कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी वैल्यू हम पास कर रहे हैं फंक्शन कॉल में। तो आर्ग्यूमेंट्स आप कैसे भी दे सकते हो, जैसे ये प्रोग्राम देखो, इसमें सम लिखा है, मैंने कैसे आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, वेरिएबल टाइप के। नीचे फंक्शन कॉल देखो, दूसरी वाली फंक्शन कॉल, इसमें क्या है 4 और 6, ठीक है, तो ये लिटरल टाइप के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। ये तीसरा देखो, इसमें मैंने एक्सप्रेशन टाइप के आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स आप कैसे भी दे सकते हो, ठीक है, कोई भी इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, पैरामीटर। पैरामीटर क्या होते हैं, फंक्शन जहां पर हम डिफाइन करते हैं तो वहां पर जो वैल्यूज रिसीव होती हैं वो कहलाती हैं पैरामीटर, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल टाइप की ही होनी चाहिए, ना ही यहाँ पे कोई भी इंटीजर यानी कि लिटरल होना चाहिए, और ना ही यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर अदरवाइज होगा तो एरर आ जाएगा। अब देखते हैं हम पासिंग आर्ग्यूमेंट्स, मतलब आर्ग्यूमेंट्स को पास किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहला है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ये आप तरीका यूज कर चुके हो, आपको समझ में आता है और आप जानते भी हो। तो इसमें क्या है, देखो जितने भी पैरामीटर्स हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए। जैसे 2 पैरामीटर है ना, ए और बी, तो उतने ही आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, एक्स और वाई, ठीक है। नेम अलग अलग रखते हैं हम पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट्स के, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स मतलब ए को मिलेगा एक्स, बी को मिलेगा वाई। ऐसा नहीं होने वाला कि ए को वाई मिल जाए और बी को एक्स मिल जाए, पोजीशन वाइज रहेगा, पहले को पहला दूसरे को दूसरा। 3 है, 3 है तो तीसरे को तीसरा मिल जाएगा, ठीक है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इजी है, ठीक है। अब मान लो मैं क्या करता हूं कि यहां पर पैरामीटर तो 2 ही है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स मैंने 3 कर दिए, तो क्या है, ये गलत है। तो जितने पैरामीटर्स हैं उतने ही आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ध्यान रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं, सेकंड है तरीका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट जिसे हम कहते हैं। अगर मान लो आप ये चाहते हो कि नहीं मैं आर्ग्यूमेंट तो 2 ही दूंगा, पैरामीटर मैं 3 दूंगा, तो हाँ भाई ये ऐसा हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जो तीसरा जो पैरामीटर है वो क्या करना है, वो आपको वहीं पर ही डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके पीछे भी एक रूल है, जैसे देखो मैंने 2 आर्ग्यूमेंट है, पैरामीटर तीसरा है, तीसरा मैंने डिफाइन कर रखा है सी, तो यहां पे एरर नहीं आएगा ना भाई। इसको क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, डी को तो कैलकुलेट कर ही रहा है, तो ए बी मिल जाएगा उसे एक्स से और बी भी मिल जाएगा इसे वाई से, सी तो खुद ये दे ही रहा है ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है लेकिन यहीं पर ही डिफाइन करना है, ठीक है, अगर पोजिशनल वाइज नहीं चलना है हमें, ठीक है। लेकिन इस चीज में एक ध्यान रखना, हम इस तरीके से तभी कर सकते हैं डिफाइन किसी भी जो पैरामीटर को, जब तक राइट वाले के पास जब तक डिफाइन नहीं किया गया तब तक लेफ्ट वाला नहीं कर सकते। मान लो मैंने सी को डिफाइन नहीं किया है, ठीक है, मैंने ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा हुआ है, तो कोई भी डिफाइन नहीं है। यहां पर भी मान लो 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या करा, b इक्वल टू 10 कर दूं, कॉमा सी कर दूं खाली, तो गलत होगा। तो इतना ध्यान रखना, किसी भी पैरामीटर को तभी डिफॉल्ट वैल्यू मिल सकती है जब तक उसके जो राइट में जो पैरामीटर है उसके पास कोई डिफॉल्ट वैल्यू हो। समझ में आएगा, राइट वाले पैरामीटर के पास है तो उसके लेफ्ट वाले को भी मिल सकती है, समझ गए। जैसे ए को मैं देना चाह रहा हूं डिफॉल्ट वैल्यू, लेकिन बी और सी के पास नहीं है तो गलत हो जाएगा। बी को देना चाह रहा हूं लेकिन सी के पास नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। अब मैंने सी को दे दिया तो मैं बी को भी दे सकता हूं और ए को भी दे सकता हूं। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट समझ गए और ये रूल भी समझ गए कि भी पोजिशनल वाइज नहीं चलना है, कम ज्यादा आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर करने हैं तो बाय डिफॉल्ट आप दे सकते हो, बट लेफ्ट राइट वाला रूल ध्यान रखना आप ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे देखो ये मैंने z एक वैल्यू दे दी और जिसको मैंने 30 दे दिया, और उसके बाद मैंने क्या करा, 3 मैंने यहां पे ये वैल्यूज दी हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जो c की जो वैल्यू जो 10 है, अब a को मिल जाएगा x, b को मिल जाएगा y, c को क्या मिल जाएगा z।
सी की 10 क्या होगी, वो हाइड हो जाएगी, सी को 10 नहीं रहेगी, सी के पास आ जाएगी अब z की वैल्यू। इतना समझ में आ गया। चाहे कोई भी वैल्यू हो सी के पास, चाहे सी के पास 50 हो, चाहे सी के पास 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहां पर तीसरा आर्ग्यूमेंट है तो तीसरे आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मानी जाएगी, डिफॉल्ट वाली नहीं मानी जाएगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हम किसी भी ऑर्डर में आर्ग्यूमेंट्स को रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखो अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, 3 पैरामीटर को प्रिंट करा रहा है, जो भी पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं, A10, B20, C30। अब मैं क्या, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रही है। अब इधर देखो, मैंने नेम सेम ही रखे हैं, जैसे होता है ना कि मैं सेम नेम लेना चाहता हूं, तो वो भी ध्यान रखना। जैसे पहले क्या लिखा है, A, फिर B, फिर C, और आर्ग्यूमेंट में देखो पहले क्या है, B, फिर C, फिर A। तो ऐसे ये नहीं होगा कि भाई A को A मिलेगा, इधर B को B मिलेगा, C को C मिलेगा, ऐसा नहीं होने वाला। A को B मिलेगा, B को C मिलेगा, C को A मिलेगा। आउटपुट देख लो क्या आ रहा है, पहले A प्रिंट हो रहा है ना, तो A को क्या मिला है, B मिला है ना, B की वैल्यू कितनी है 20। फिर क्या प्रिंट हो रहा है B, फिर B को क्या मिला है, C मिला है, C की वैल्यू कितनी है 34 प्रिंट हो रहा है। अब C को क्या मिला है, A की वैल्यू कितनी है 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नाम सेम रखूं और मैं आगे पीछे भी रखूं, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज देनी है फंक्शन कॉल में, पहले से डिफाइन नहीं करनी। जैसे यहाँ पे फंक्शन वैल्यूज डिफाइन करी हुई है ना, A को 10, B को 20, C को 34, ऐसे नहीं करना है, फंक्शन कॉल में ही वैल्यू दे दो। अब जैसे देखो, सम B को 20, C को 34, A को 10, पैरामीटर भी 3 है A B C। अब बेशक आगे पीछे लिखो, देखो पैरामीटर में क्या लिखा हुआ है A B C, प्रिंट A B C, लेकिन फंक्शन कॉल में क्या लिखा हुआ है B C A। तो देखो A को मिलेगी A की वैल्यू, B को मिलेगी B की वैल्यू, C को मिलेगी C की वैल्यू। ऐसा कब होगा, जब हम वैल्यूज दे रहे हैं तीनों को। क्लियर हो गया। ठीक है, अब जैसे देखो एक, अब आउटपुट देखो क्या आ रहा है, A की वैल्यू आ गई 10, B की आ गई 20, C की आ गई 34। ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा, जबकि आर्गुमेंट वैसे ही पास करें जैसे यहां पे पास करे थे। तो ये समझ में आ गया कि अगर आप वैल्यूज दे रहे हो तो ऐसे भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। रिटर्निंग वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। फंक्शन से किन किन तरीकों से वैल्यू रिटर्न होती है, तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इसमें से ज्यादातर सेकंड और फोर्थ यूज करेंगे हम। तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है कि भाई नॉन वर्ड फंक्शन है जो कोई भी वैल्यू, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। मतलब ये प्रोग्राम देखो, इसमें क्या है, ये कोई भी वैल्यू रिटर्न, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और लेकिन ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। देखो नॉन वर्ड फंक्शन है तो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नॉन वर्ड है तो, लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है कोई। तो आप देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन है सम, A को 10, B को 20 रिटर्न कर रहा है A प्लस बी, ये तो हम कर सकते हैं ना। अब C में क्या ले रहा हूं मैं, जो भी रिटर्न आ रहा है A प्लस बी आ रहा है ना, तो C का आउटपुट कितना आ जाएगा, A प्लस बी 30 आ जाएगा। तो एक तो इस तरीके का है जो वैल्यू रिटर्न तो करते हैं लेकिन आर्ग्यूमेंट नहीं लेते हैं, कुछ भी फंक्शन कॉल में दिख रहा है। क्यों आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहे, क्यों, क्योंकि हमने फंक्शन में ही जो वैल्यूज हैं वो डिफाइन कर रखी है। ठीक है, सेकंड तरीका है नॉन वर्ड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स। नॉन वर्ड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट मतलब वैल्यू रिटर्न कर रहा है और आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है, यही हम करते आ रहे हैं अब तक। देखो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न A प्लस बी, और आर्ग्यूमेंट भी दे रहा है, आर्ग्यूमेंट भी ले रहा है x, y, जो यहाँ पे हमने दिए हुए हैं मेन प्रोग्राम में। ठीक है, ये सेकंड वाला समझ में आ गया। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और ना ही कोई आर्ग्यूमेंट ले रहा है। अब देखो A की वैल्यू 10, B की 20, प्रिंट A प्लस बी, सम ब्रैकेट, कोई भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं दिए। ठीक है, और ये ना ही ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है। समझ में आ गया थर्ड टाइप। फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा लेकिन आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब ये फंक्शन है सम नाम का, A, B पैरामीटर्स है, क्यों पैरामीटर्स हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है ना भाई, तो पैरामीटर्स भी देने पड़ेंगे। तो A प्लस बी वहीं के वही प्रिंट कर रहा है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 30, आर्ग्यूमेंट्स दे दिए सम में। समझ में आ गया चारों टाइप, ज्यादातर हम सेकंड और फोर्थ यूज करते हैं। ओके, तो 4 कॉम्बिनेशन थे जो चारों आपको समझ में आ चुके हैं। अब देखते हैं मल्टीपल वैल्यूज फंक्शन से रिसीव करना, मतलब रिटर्न करना। तो एक तो वो एज ए ट्यूपल रिटर्न करता है। अब ये प्रोग्राम देखो,
इसमें क्या है, फंक्शन डिफाइन किया है, a कॉमा b दो पैरामीटर है जिनमें x और y की वैल्यू आ रही है। अब ये क्या रिटर्न करा रहा है, ये फंक्शन a प्लस बी रिटर्न करा रहा है और a माइनस बी, मतलब 10 प्लस 20 रिटर्न करा रहा है और 10 माइनस 20, तो 30 और माइनस 10 रिटर्न करा रहा है। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी, जितनी वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं उतने क्या रखने हैं हमें, उतने यहाँ पे वेरिएबल, तो दो वैल्यूज रिटर्न हो रही हैं, वेरिएबल एक ही रखा है। तो मैं बता चुका हूं ऐसा जब केस होगा तो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो एक ट्यूपल में बन जाएंगी। दो रिटर्न करा रहा है, दो आई सी में, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ट्यूपल बन गया। ओके, इतना समझ में आएगा। सी को इधर प्रिंट कराया, जब वैल्यू रिटर्न होकर आएगी, सी में प्रिंट करा लिया तो ट्यूपल प्रिंट हुई है सी। अब सेकंड देखो, अब सेकंड में मैं क्या कर सकता हूं, अनपैक कर सकता हूं। जितनी वैल्यूज रिटर्न करा रहा हूं उतने वेरिएबल ले लिए मैंने, यहाँ पे a प्लस बी रिटर्न कराया, a माइनस बी रिटर्न कराया, तो सम एस एम मतलब सम में आ जाएगा a प्लस बी एस बी, ये मैंने वेरिएबल यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एस बी में आ जाएगा सब्ट्रैक्शन। अलग अलग प्रिंट कराया क्योंकि अब ये ट्यूपल एज ए ट्यूपल तो रिटर्न नहीं हुआ है ना, अलग अलग वैल्यूज रिटर्न हुई है, तो एस एम में आ गया 30, एस बी में आ गया माइनस 10। अब मैं जब चाहूं एस एम को अलग यूज कर सकता हूं कहीं, एस बी को यूज कर सकता हूं कहीं भी। तो ये दोनों तरीके समझ में आ गए मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करने के फंक्शन से। अब देखते हैं वेरिएबल का स्कोप। स्कोप का मतलब ये होता है कि कोई भी जो वेरिएबल है, कोई कोड है, उसकी लिमिट कितनी है, वो कहां तक एक पूरे प्रोग्राम में काम कर सकता है, कहां तक उस वेरिएबल को एक्सेस किया जा सकता है। देखो दो स्कोप होते हैं, ग्लोबल स्कोप और लोकल स्कोप, ठीक है। तो ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या होता है, ग्लोबल स्कोप मतलब कोई ऐसा वेरिएबल जो पूरे के पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी जाना जा सकता है, कहीं पर भी उसे हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये फंक्शन है जिसमें मैंने क्या करा है, एक ही पैरामीटर है, एक ही आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है। अब देखो क्या करा रहा हूं, यहां पे c इक्वल टू a प्लस बाई। अब y कैसा है, y यहां पर ग्लोबल वेरिएबल है, ये यहां पर तो दिया नहीं गया, ठीक है, तो ये एरर नहीं देगा। ये क्या कर देगा, a इसने देगा, a तो रिसीव हुआ, y तो रिसीव हुआ नहीं है भाई, तो उसने देखा y कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल है, तो उसने बाहर मेन प्रोग्राम से उठा के c में वैल्यू कैलकुलेट करवा दी और c को रिटर्न करवा दिया, एरर नहीं देगा वो। समझ में आ गया ग्लोबल। अब लोकल देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लोकल क्या होते हैं, जो कोई फंक्शन के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए वो लोकल वेरिएबल कहलाता है, मतलब लोकल स्कोप होता है उस वेरिएबल का। अब देखो ये प्रोग्राम देखो, इसमें क्या है, एक फंक्शन है जो कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहा है, इसमें मैंने दो वेरिएबल लिए, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, रिटर्न करा रहा हूं a प्लस बी। अब सम आर्ग्यूमेंट नहीं दिए तो, लेकिन रिसीव तो करेगा ना, क्योंकि फंक्शन जो है वो रिटर्न करा रहा है वैल्यूज, a प्लस बी मतलब 30 रिटर्न करा रहा है c में, तो c प्रिंट करा लिया, तो c की वैल्यू तो 30 आ गई। लेकिन मेन प्रोग्राम में मैं एक ये फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया जो कि लोकल वेरिएबल है a, और b भी लोकल वेरिएबल है, तो मैं मेन प्रोग्राम में a को प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूं तो एरर आ रहा है। क्यों, प्रोग्राम को पता ही नहीं है a क्या है, क्योंकि a जो था वो लोकल वेरिएबल था, वो सिर्फ उसकी जो लिमिट थी वो फंक्शन के अंदर ही थी। समझ में आ गया। लेकिन मैंने इससे पिछले प्रोग्राम में ही क्या करा, y है, y को उसने क्या करा, मैंने यूज किया तो उसने y में एरर नहीं दिया, वो जानता है y कैसा है, ग्लोबल वेरिएबल है बाहर मेन प्रोग्राम में। तो ग्लोबल और लोकल समझ में आ गया। लोकल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करते हैं, बाहर उन्हें यूज करोगे तो वो एरर देंगे, प्रोग्राम को पता ही नहीं होता कि ये क्या है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेम रेजोल्यूशन। नेम रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल होता है तो भाई इंटरप्रेटर को कैसे पता चलता है कि ये जो वेरिएबल है इसका स्कोप क्या है, उसे कैसे पता चलता है। ठीक है, जैसे कोई दो वेरिएबल है एक ही नाम के, तो वो कौन सा यूज करेगा। ठीक है, तो किसी भी जो वेरिएबल का स्कोप कैसे रिजोल्व करना है, कैसे पता लगाना है, तो इसके लिए LEGB रूल यूज करते हैं हम, लोकल, एनक्लोज्ड, ग्लोबल, बिल्ट इन। मतलब ये जो है वो इन जगहों पर सर्च करता है। ठीक है, तो अब ये पहला केस 1 देखो। केस 1 में क्या है, एक फंक्शन है, इस फंक्शन में मैंने क्या करा है, दो पैरामीटर लिए हैं x और y, CALC नाम से मैंने नाम दे दिया है, और x और y जो पैरामीटर है उन्हें प्लस कराया है s में। फिर मैंने प्रिंट किया है num1। num1 देखो लोकल वेरिएबल तो है नहीं, फंक्शन के अंदर कहीं भी नहीं है, num1 दिख रहा है कैसा है, ग्लोबल। अब मैंने नेक्स्ट लाइन में आओ, रिटर्न क्या कर रहा है, s रिटर्न कर रहा है, जो दो पैरामीटर्स आए थे उनको प्लस करा के रिटर्न करा रहा है। अब num1 क्या है 100, num2 कितना है 200, आर्गुमेंट ये दे दिए मैंने num1 और num2, x को मिल जाएगा 100, y को मिल जाएगा 200। अब आउटपुट में sm मतलब जो s जो है वो इधर आ जाएगा ना, तो sm को कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 300 मिल जाएगी। ठीक है,
और प्रिंट करा दूंगा SM तो 300। अब पहले 100 आए, क्यों? क्योंकि प्रोग्राम पहले इधर आया ना, रिटर्न बाद में कराया है, बाद में रिटर्न कराया है तभी तो प्रिंट होगा। तो रिटर्न कराने से पहले ही उसने num1 को प्रिंट कर दिया है, तो num1 का ये 100 प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये है पहले कोई वेरिएबल उसे नहीं मिलता है तो पहले वो अपनी लोकल जगह पर देखता है। जैसे num1 है, num1 पे आ गया, अब वो अटक गया प्रोग्राम, उसने देखा भाई ये लोकल एरिया में तो है नहीं, लोकल एनवायरमेंट में नहीं है, उसने देखा, फिर वो एनक्लोज एनवायरमेंट में चेक करेगा। एनक्लोज एनवायरमेंट का मतलब होता है एक फंक्शन, उसके अंदर एक दूसरा फंक्शन और दिया गया है, उस दूसरे फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा वो एनक्लोज्ड स्कोप होगा उस वेरिएबल का। समझ में आ गया? तो इसके अंदर तो एक ही फंक्शन है, अगर मान लो दूसरा फंक्शन होता, इसी फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन और होता, उसके अंदर होता कोई और वेरिएबल, num1 मान लो उसके अंदर होता, तो उस सिचुएशन में num1 का जो स्कोप हो जाता वो एनक्लोज्ड स्कोप हो जाता। समझ में आ गया? तो लेकिन एनक्लोज नहीं है, एनक्लोज में भी उसने देखा नहीं मिला, लोकल में भी नहीं मिला, फिर उसने चेक किया ग्लोबल में, ग्लोबल में आया, उसने देखा हाँ भाई ग्लोबल में num1 है, वैल्यू लेके वो प्रिंट करा देगा। अब आओ बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब यह है कि कोई बिल्ट इन ऐसा कोई नेम हमने डिफाइन कर रखा है या ऑलरेडी है तो बिल्ट इन में चेक करेगा। वैसे सिचुएशन आएगी नहीं बिल्ट इन वाले वेरिएबल तक पहुंचने की। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं हम। तो पहले केस देख लो, पहले केस में क्या था, वेरिएबल कहां पे था, ग्लोबल स्कोप में था, लोकल स्कोप में नहीं था। तो केस 1 समझ में आ गया। केस 2 देखो, केस 2 में क्या होगा, जो वेरिएबल है ना तो लोकल स्कोप में मिलेगा प्रोग्राम को, ना ही ग्लोबल स्कोप में मिलेगा। कैसे हो रहा है ऐसे? अब ये देखो, फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ग्रीट नाम से, कोई भी पैरामीटर नहीं है, और फंक्शन कॉल कर रहा हूं तो कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन में मैं प्रिंट करा रहा हूं हेलो, और उसके बाद एन प्रिंट करा रहा हूं, हेलो भी प्रिंट करा रहा हूं, एक स्ट्रिंग है, और एन भी प्रिंट करा रहा हूं। तो ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि एन इज नॉट डिफाइंड। पहले ये क्या करेगा, लोकल में देखेगा नहीं मिला भाई, फंक्शन के अंदर नहीं है, एनक्लोज देखा नहीं है, ग्लोबल में इसने देखा नहीं है, ग्लोबल में भी, बिल्ट इन में भी नहीं मिला इसको, तो इसने क्या करा, एरर दे दिया। तो वेरिएबल कहीं पर भी नहीं मिला इसे। केस 2 समझ में आ गया। केस 3 देखते हैं। केस 3 में क्या है, जो वेरिएबल का जो नेम है वो लोकल स्कोप में भी है और ग्लोबल स्कोप में भी है, दोनों ही जगह है। तो ऐसी सिचुएशन में किसको प्रिंट करेगा? अब एग्जीक्यूशन समझ लो, पहले टी पर आया, फिर इधर आया, उसने देखा टी को प्रिंट करना है, लोकल में वो चेक नहीं करेगा क्योंकि ग्लोबल है वो। ठीक है, तो टी की वैल्यू 25 प्रिंट हो जाएगी। प्रोग्राम आया इधर, अब st इसने देखा फंक्शन कॉल है तो ये वापस कहां जाएगा, इधर जाएगा, इधर आ गया प्रोग्राम। अब इसने देखा क्या कोई भी पैरामीटर नहीं है, ना कोई आर्गुमेंट है, इधर आ गया प्रोग्राम, टी की वैल्यू 15 पता चल गई उसे। अब ये क्या करेगा, इधर आ जाएगा। अब प्रिंट टी, अब ग्लोबल वाला प्रिंट होना चाहिए या लोकल वाला प्रिंट होना चाहिए? तो यहां पे ये रूल काम आता है, तो पहले लोकल में चेक करेगा। लोकल में क्या है, 15 है टी की वैल्यू, ग्लोबल में भी टी दे रखा है, लेकिन वो ग्लोबल तक पहुंचेगा नहीं, पहले लोकल में चेक करेगा। तो क्या प्रिंट कर देगा, 15 प्रिंट कर देगा। तो इधर आ चुका था प्रोग्राम, अब वापस कहां जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक और मैंने प्रिंट टी करवाया है, तो अब ये क्या करेगा, ये भी ग्लोबल प्रिंट करेगा 25। अब आप कहो ये दोनों जो प्रिंट है ये लोकल में क्यों नहीं जा रहे हैं? ये पहले अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं। ये जिस एनवायरनमेंट में, ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है ना, तो ये पहले अपने एनवायरनमेंट में चेक करते हैं। समझ में आ गया? तो ये ग्लोबल है तो ग्लोबल में चेक करेंगे पहले, और अलग जगह कहीं है तो ये वाला रूल फॉलो होगा। जो जिस एनवायरनमेंट में होता है पहले वहां पे चेक होता है, वहां नहीं मिलता तो फिर ये वाला रूल फॉलो होता है। समझ में आ गया? ध्यान रखना, अगर जिस एनवायरनमेंट में जो है वेरिएबल वो पहले उस एनवायरनमेंट में चेक करता है, अगर उस एनवायरनमेंट में नहीं मिलता है तो फिर रूल फॉलो होता है। क्लियर? केस 4 देखो, केस 4 में क्या है कि हम कोई ग्लोबल वेरिएबल एक लोकल स्कोप में डिफाइन कर रहे हैं। फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं वो सारे लोकल स्कोप के होते हैं ना, लेकिन फंक्शन के अंदर हम एक ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे करना मना किया जाता है, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है प्रोग्रामर्स को, और इस तरीके की प्रोग्रामिंग को भी डिस्करेज करा जाता है। तो ये तरीका यूज नहीं करना है, बट आपको समझ लेना है इसको। ठीक है, तो देखो क्या है, एक फंक्शन है जिसमें मैंने ग्लोबल नाम से ये यहाँ पे कीवर्ड दे दिया ग्लोबल, और टी नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया। टी को मैंने क्या कर दिया, 15 वैल्यू दे दी, प्रिंट टी करा दिया। मेन प्रोग्राम में आओ, टी की वैल्यू 20 है, टी को प्रिंट कराया, फंक्शन कॉल किया, फिर वापस फंक्शन अपने काम करेगा, काम करने के बाद वापस कहां पे आएगा, इधर आ जाएगा, यहां से इधर आ जाएगा। अब देखो इसका आउटपुट समझो
कि कैसे कैसे आउटपुट आया, टी की कैसे कैसे वैल्यूज आई हैं। अब पहले देखो t इक्वल टू 20 पर आएगा प्रोग्राम, t इक्वल टू 20 पर आ गया, इधर लाइन में आया प्रिंट t, तो 20 प्रिंट कर दिया इसने, इधर आया st फंक्शन कॉल हुई है, वापस इधर गया प्रोग्राम, इसने देखा t जो है वो, अब इसको पता चला कि t जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अब यहां पे आया है, अब t ग्लोबल हो चुका है तो t की वैल्यू 15 है, प्रिंट t कर दिया इसने, 15 प्रिंट हो गया ये सेकंड वाला, वापस ये इधर आएगा ना प्रोग्राम। अब इधर आने के बाद इधर आएगा, अब यहां पर ये जो है ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में ना, तो यहां पे 20 प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन 20 प्रिंट नहीं हुई है, 15 प्रिंट हुई है। इस थर्ड वाले प्रिंट की वैल्यू 15 प्रिंट क्यों हुई है, क्योंकि ऊपर ही हमने क्या करा, बिल्कुल चेंज कर दिया, टी का जो एनवायरनमेंट है वो हमने ग्लोबल दे दिया। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट टी का हो गया तो वहीं पर ही हमने बता दिया ये वाला जो टी है वो ग्लोबल है और इसकी वैल्यू 15 है। तो अब ये क्या करेगा, यहां पे ये वैल्यू नहीं लेगा, जहां पर ग्लोबल टी लिखा हुआ है वो वाली वैल्यू वो स्वीकार करेगा, वो वाली वैल्यू वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहां पर टी की वैल्यू 15 प्रिंट हो जाएगी। तो चारों केस समझ में आ गए आपको कि किस तरीके से यूज करने हैं। अगर कोई भी वेरिएबल, अब पहले वो अपने एनवायरनमेंट में चेक करेगा, अगर उसके एनवायरनमेंट में नहीं है तो क्या करेगा, वो LEGB रूल फॉलो करेगा, लोकल, एनक्लोज, ग्लोबल और उसके बाद बिल्ट इन। एनक्लोज का मतलब होता है फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल दिया गया है, समझ में आ गया, वो कहलाएगा एनक्लोज्ड। तो चारों केस आपको समझ में आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम। देखो अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये पूरा चैप्टर देखो आपका इसी वीडियो में फिनिश हो गया। इस टॉपिक में क्या है कि हम म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं प्रोग्राम में, ठीक है। तो इसमें 3 केसेस में आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझेगा। म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी में आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अगर आपको नहीं है क्लियर कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल क्या होता है तो लेक्चर 8 देख लेना, ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज का, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, केसेस चेक करेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट्स हम पास करते हैं वो म्यूटेबल हो और इम्यूटेबल हो तो प्रोग्राम में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो 3 केसेस में आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना। तो अभी हम क्या करेंगे, इम्यूटेबल टाइप का जो कोई वेरिएबल होगा, कोई वैल्यू होगी, वो पास करेंगे फंक्शन में। तो प्रोग्राम देख लो क्या है, एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है ABC नाम से, एक पैरामीटर है a, वो प्रिंट कर रहा है a को, फिर a में क्या करा रहा है, वही प्लस कर रहा है, 2 प्लस कर रहा है और वापस a में डाल रहा है, फिर a को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब n की वैल्यू 3 है, वो 3 को प्रिंट कर रहा है, फंक्शन कॉल हो रही है, n की वैल्यू 3 जा रही है, यहाँ 3 रिसीव हो रही है, 3 प्रिंट हो रहा है, 3 + 2 5 जा रहा है a के पास, फिर 5 प्रिंट हो रहा है, फिर यहाँ पे ये n प्रिंट हो रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट लेकिन क्या आया है, देखो आउटपुट भी बिल्कुल वही आया है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे प्रोग्राम पहले इधर आया, n की वैल्यू 3, प्रिंट n, देखो प्रिंट n, तो ये 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद प्रोग्राम आएगा इधर थर्ड वाली लाइन पे, इधर यहां से प्रोग्राम गया वापस इधर, फिर इधर आया, इसने देखा a को कितना रिसीव हुआ था, 3 प्रिंट हो गया, इधर आया, a की वैल्यू कितनी है, 3 + 2 5, a की वैल्यू अब हो गई कितनी, 5। तो अब प्रोग्राम इधर आया, 5 प्रिंट हो गया, वापस इधर आ गया फंक्शन कॉल के पास, क्योंकि नीचे और स्टेटमेंट्स बचे थे। अब इधर आया प्रोग्राम, तो n की वैल्यू कितनी रही थी, 3, तो वो वही की वही है। तो यहां पे क्या हुआ है, जो n की जो वैल्यू थी उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है, जो भी आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया था फंक्शन कॉल में वो चेंज नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि जो n है वो इंटीजर है और वो एक इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल और म्यूटेबल आपको समझना है, लेक्चर 8 देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब हम क्या करेंगे, म्यूटेबल टाइप की वैल्यू पास करेंगे फंक्शन में। इसमें 2 केसेस हैं, केस 1 और केस 2। तो पहले केस 1 देखते हैं। देखो केस 1 में क्या हो रहा है, एक ये फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन डिफाइन किया है, इसमें क्या कर रहा है, ये z एक पैरामीटर है, जो रिसीव होगा वो प्रिंट कर देगा। फिर z एक क्या है, उसका जो 0 वाला जो एड्रेस है उसकी मैं वैल्यू चेंज करा रहा हूं, फिर दोबारा प्रिंट करा रहा हूं उसे, ठीक है। अब लिस्ट है, अब लिस्ट मैंने प्रिंट कराई, आउटपुट आ गया क्या, ये इधर आओ, फंक्शन कॉल हुई, फंक्शन मैंने एज ए आर्ग्यूमेंट एक लिस्ट पास करी है पूरी की पूरी, तो z में li रिसीव होगी, प्रिंट हो जाएगी li, बिल्कुल वही प्रिंट हो गई 156, इधर प्रिंट हुई थी 156। अब प्रोग्राम आएगा इधर, यहां पे क्या हुआ, z में z के पास क्या है, li तो है 156, 0 पर 1 है,
तो 0 पर मैंने क्या कराया, 3 पुट करवा दिया, फिर दोबारा प्रिंट कराया तो इसका आउटपुट ये आ रहा है। ठीक है, अब वापस इधर आएगा, फिर इधर आया। अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूं तो ये क्यों 356 दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, म्यूटेबल है और इसकी जो वैल्यू थी ओरिजिनल वो हट चुकी है। क्यों, क्योंकि मैंने फंक्शन के अंदर उसकी जो वैल्यू थी वो चेंज कर चुका हूं। तो ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी उसकी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो रही है। समझ में आ रहा है, ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी, लोकल एनवायरनमेंट में मैंने जो चेंजेस किए थे वो ग्लोबल में भी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो लिस्ट है वो म्यूटेबल है। तो अब वैल्यू चेंज की थे फंक्शन में, वो क्या है, पूरे प्रोग्राम में अनचेंज है। ठीक है, क्योंकि जो लिस्ट है वो क्या है, सेम एड्रेस पर वैल्यू रिसीव करती है। समझ में आ गया, अभी भी कह रहा हूं म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहां पर प्रिंट कराऊं तो यहां पे 156 प्रिंट होना चाहिए था ना, 156 नहीं हुआ क्योंकि लिस्ट में जो वैल्यू चेंज करी थी वो अनचेंज है ना, वो वही की वही है मेन प्रोग्राम में भी। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका दूसरा केस समझो। दूसरा केस में क्या हो रहा है कि एक फंक्शन है, इसमें L1 एक पैरामीटर है, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूं। फिर मैंने एक लिस्ट ली है न्यू नाम की, ठीक है, जिसमें मैंने 2 वैल्यूज दी हैं। फिर L1 में मैंने क्या कराया, न्यू नाम की लिस्ट को कॉपी करा दिया है, फिर L1 को प्रिंट कराया। अब मेन प्रोग्राम देखो, L2 एक लिस्ट है, L2 को प्रिंट कराया, फंक्शन कॉल करा ABC, L2 एज ए आर्ग्यूमेंट पास कराया। उसके बाद प्रोग्राम इधर आएगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, फिर वापस इधर आएगा, L2 प्रिंट कर देगा। अब इसमें हुआ क्या है, पहले इधर आया, फिर इधर आया, L2 को प्रिंट कर दिया, 1 2 प्रिंट हो जाएगा पता है। उसके बाद प्रोग्राम इधर आया, L2 एज ए आर्ग्यूमेंट पास हो गई, प्रोग्राम इधर आया। ये L1 क्या है, ये L2 तो है, L2 रिसीव हुई है यहाँ पे, तो L1 प्रिंट हो जाएगा। L1 क्या है, L2, तो 1 2 प्रिंट हो गया। प्रोग्राम इधर आया, उसने देखा कि एक नई लिस्ट है न्यू नाम की जिसके पास 6 और 7 है। अब मैंने क्या करा, L1 में क्या थी, L2 थी ना पहले, अब मैंने क्या करा, L1 में नई लिस्ट डाल दी है, न्यू नाम की जो लिस्ट थी वो पूरी की पूरी कॉपी कर दी है L1 में। अब L1 को प्रिंट करा रहा हूं तो 6 और 7 प्रिंट हो रहा है। अब यहां पे क्या हुआ है, दोबारा प्रोग्राम वापस इधर आएगा, L2 को चेक किया तो वो वही की वही है। जबकि पिछले केस में क्या हुआ था कि जो मतलब जो मेन प्रोग्राम में जो लिस्ट थी उसमें चेंज हो गया था। यहां पे मेन प्रोग्राम में जो लिस्ट है उसमें चेंज नहीं हुआ है, वो वही की वही है। कैसे हुआ, क्योंकि पिछले वाला जो प्रोग्राम था, पिछले वाला जो केस था, उसमें मैंने पूरी की पूरी जो पैरामीटर का जो नाम है Z, मतलब जिसमें Li रिसीव हुई है, पूरी की पूरी चेंज नहीं कराई थी, सिर्फ एक एड्रेस चेंज कराया था। तो इसकी वजह से ऐसा हुआ था। जबकि यहां पे मैंने पूरी की पूरी जो पैरामीटर है जिसमें L2 रिसीव हुआ है वो L1 में पूरा का दूसरी लिस्ट डाल दी है। इस वजह से क्या हुआ है, मेन प्रोग्राम की जो लिस्ट थी ना उसमें कोई भी चेंज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो ये पूरा केस समझ में आया। अगर कुछ भी टॉपिक अगर आपका ऐसा बचा हो जो नहीं समझ में आओ तो वीडियो दोबारा देख लेना। चैप्टर 3 पूरा आपका फिनिश हो चुका है इस वीडियो में। ओके, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और जल्दी मैं चैप्टर 4 और 5 की वीडियोस भी अपलोड करूंगा। तब तक, और अगर आपने कोई और लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ।